अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, एक शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। यानी इतना ज़्यादा इंसान के ऊपर पथराव हो कि सहल हो जाए उसके बाद, लेकिन इंडिया के मामले में ऐसा होता हमें दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा वो शायद वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आने के बाद इंडियंस के लिए मज़ीद दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि बाइडन उससे पहले इंडिया के लिए आसानियाँ पैदा करने में हर हद तक गए थे। वीज़ा के बैकलॉग के लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट्स किए और इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया। तो लगा कि ट्रंप भी उसी पॉलिसी को कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि सिस्टम डीप डाउन तो सेम काम कर रहा होता। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते साथ टैरिफ के मामले पर जो किया, उसकी जो भी मुहरकत है अपनी जगह। फिर हमने चाबहार का कल ही डिस्कस किया कि वो इस्तिस्ना भी इंडिया को ख़त्म होने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दस्तखत हुए जिसका निफाज आज रात से हो जाना है, जिसे 21-9 कहा जा रहा है, 9/11 21-9 कहा जा रहा है इंडिया का, कि अब जो वीज़ा फ़ी पहले $1500 थी H1B वीज़ा, वो अब $1,00,000 सालाना हो जाएगी। तकरीबन 2000% से भी ज़्यादा इजाफा है। और ये जो वीज़ाज़ हैं इनकी परसेंटेज के मुताबिक 70 से 74% तक के जो वीज़ाज़ हैं H1B, वो इंडियंस को इशू की जाता है। थरथल्ली मच गई है। क्या ये पहले से सोचा समझा प्लान था जिसको अब नाफिज करने का प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा है? उन्हें अंदाज़ा है कि इंडियंस को इफेक्ट करेगा? ज़ाहिर है, सब पता है उन्हें। और ये कोई रातों रात तो नहीं है, सारी कैलकुलेशंस पहले से हुई हुई थी। अपने जैसे कहते हैं ना, आर्सेनल में रखे हुए थे ये हथियार हैं। पहले उन्होंने, आपको पता है कि सिर्फ 25% की बात की, ठीक। उसके बाद फिर दोस्ती यारी की, फिर जब दोस्ती यारी हो गई तो ठा करके एक और बम मार दिया तो 50% कर दिया जी। फिर जब वो फिर यारी दोस्ती हो गई, अच्छे एक दो बयान दिए दोनों ने, उसके बाद फिर एक और बम मारा तो 100% पे ले गए, ठीक है। अब ये तो जो यूरोप अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिया को न्यूक कर दिया। इन अ वे इट इज। नहीं, बिकॉज देखो ना कि इंडिया की जो रेमिटेंसेस हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस, वो कितनी है? 140-150 अरब डॉलर, 135, हाँ, पिछले साल के अंदाजे के मुताबिक 135-140, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें से $40 अरब जो है, हाँ, 35 to 40 बिलियन डॉलर्स वो आते हैं अमेरिका से। और उसका 75% जो है, जो कैलकुलेशंस की हैं लोगों ने, वो मिडिल एंड अपर क्लास इंडियंस जिनकी तनख्वाहें ठीक ठाक हैं, वो रिमिट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे एक्सेस होते हैं। वो कुछ पैसे वहाँ रख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ ख़रीदते हैं, बाकी जो है वो घर भेज देते हैं। तो ये एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि कोई 25 से 30 अरब डॉलर जो कम हो जाएंगे को, अगर लोग वहाँ से वापस कर दिए गए या नए वीज़ेस ना मिले उन्हें। तो दिस इज़ अ वेरी बिग चंक ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसने कंपनीज को कंसल्ट किया है जी, कि उनसे ये बैठ के बातचीत की है, और बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि अब जो आगे हायरिंग्स होनी है वो अमेरिकनों को जॉब्स दें जी, और इंडियंस को ना जॉब्स दें। बिकॉज कंपनीज इंडियंस को इसलिए जॉब्स देती थी, वो सस्ते थे जी, या वो आउटसोर्स कर देते थे या यहाँ आते थे तो यहाँ उनको नौकरियाँ मिल जाती थी। बट अगर अमेरिकन को देनी पड़ जाए उसी किस्म की क्वालिफिकेशन के साथ तो ज़्यादा देना पड़ता था। तो कंपनीज ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हाई रखने के लिए या तो आउटसोर्स कर देते थे आईटी वर्क, या वो यहाँ उनको हायर कर लेते थे, मंगवा लेते थे H1B वीज़ा पे, और यहाँ उनको जॉब दे देते थे एट लोअर सैलरीज, जो इंडियंस के लिए बहुत हाई सैलरीज थी, बट बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स दे वर नॉट सो हाई। तो अमेरिकन कम्पीट नहीं कर सकते थे, ठीक। तो अब ये है कि दीज जॉब्स, कंपनीज, कितनी कंपनीज हैं जो कि साल का $1,00,000 देंगी किसी को हायर करने के लिए? हाँ, अगर आपने किसी को $1 मिलियन देने हैं या $2 मिलियन देने हैं तनख्वाह में किसी इंडियन को, तो उसमें से $1,00,000 कंपनी कहती है चलो ये एक एक्सपेंस है, फिर भी हमें सस्ता पड़ता है, तो उनको तो दे देंगे। मगर मोस्ट कंपनीज जो है वो उस लेवल की नहीं होती। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंडियंस हु विल नॉट गेट जॉब्स नाउ, बिकॉज कंपनीज विल नॉट बी एबल टू पे दी 100,000। और ये 100,000 अ ईयर है, ये नहीं है कि एक दफ़ा दे के आप फारग हो गए, नहीं, हर साल। हाँ, तो ये हर साल का मतलब ये है कि किसी की अगर तनख्वाह $3,00,000 है जी, तो कंपनी जब अपनी कैलकुलेशन करेगी तो वो कहेगी जी $3,00,000 तनख्वाह दे रहे हैं तो 1,00,000 तो अब देना पड़ गया यहाँ। या इंडियन सोचेगा कि $3,00,000 पे मुझे तनख्वाह मिल रही थी, अब मुझे 2 लाख मिलेगी, तो इज इट वर्थ इट और नॉट? तो ये सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। बट डेफिनेटली बहुत बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना, इट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डोनाल्ड ट्रंप ने ठा कर दिए, और सबसे ज़्यादा इंडियंस को
ये हिट होंगे ज़ाहिर है 70%। अच्छा, जब हल्फ उठाने की तकरीब थी, हल्फ बर्दारी की प्रेसिडेंट ट्रम्प की, तो आपको याद होगा कि सारी टेक कंपनीज़ के सीईओज थे उधर, मेटा के भी, जेफ बेजोस भी वहाँ पर इनवाइटेड थे, उनकी फैमिलीज़ थी। 5 सितंबर को इन्होंने इनवाइट करके, जो आपने कहा कि उन्होंने बातचीत करके होमवर्क करने के बाद, उनके साथ सारी चीज़ें देखने के बाद ये फैसला लिया। बट एट द सेम टाइम इंडिया की तरफ से जो जवाब इकलौता आया है वो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी हम इसको देख रहे हैं। जो भी चीज़ वहाँ से आती है उसको इंडिया अभी तक देख रहा है। नो B&C पॉलिसी इंडिया है। नहीं, इंडिया के पास बैक का पॉलिसीज़ तो होती हैं, मगर सोच समझ के करना पड़ता है ये काम। अब जो मीडिया है इंडिया का, उनको तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अब वो कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको अब देखा जाए कि ये इतनी बुरी बात नहीं है, शायद ये अच्छी बात है। अब वहाँ ये बहस छिड़ गई है कि यार क्या तकलीफ़ है, अच्छी बात है, ये हमारे सबसे टैलेंटेड लोग, ब्रेन ड्रेन हो रही थी। अच्छा। अच्छे लोग इंडिया के सारे अमेरिका जा रहे थे, तो बेहतर ये है कि अब ना जाए अमेरिका, यहीं इनको नौकरियाँ मिल जाएं और हमारी तरक्की यहीं होगी, क्योंकि ये हमारी क्रीम थी जो वहाँ जाती थी, जिनको इतनी हाई सैलरीज मिलती थी। ठीक जी। तो मेरा ख्याल है अब वो उसको टर्न अराउंड कर रहे हैं कि जी इतनी बुरी बात नहीं है, इसमें भी एक गोल्डन क्राइसिस अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है। अब जो लोग बाहर जा रहे थे हाईली क्वालिफाइड, वो अब नहीं जाएंगे और वो यहीं काम करेंगे और यहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा। मगर इसके साथ वो अपनी जगह के जाएंगे या नहीं जाएंगे, इंडिया के पास बहुत हाई क्वालिफाइड लोग हैं। उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, स्पेशली दी हायर एंड, इज़ वेरी गुड। और तो सरप्लस लेबर है उनके पास टेक्निकल, तो वहाँ शॉर्टेज नहीं है किसी किस्म की क्वालिफाइड लोगों की। अच्छा। तो इसलिए ये लोग बाहर चले जाते हैं टू गेट जॉब्स, और इंडिया भी इनकरेज करता है कि जाएँ ताकि रेमिटेंसेस आएँ। सो आई थिंक ये तकलीफ तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और रेमिटेंसेस भी गिर जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज भी कम मिलेंगे, एंड आई थिंक काफ़ी तकलीफ होगी। चाइना को अगर हम देखें ना, तो इंटरनलाइज है उनकी सारी स्किल्स भी, उनकी सर्विसेज भी, उनके एप्स भी अपनी हैं, यानी उन्होंने दुनिया पे निसार नहीं रखा। H1B वीज़ा के साथ इस अनाउंसमेंट के बाद भारत क्या करेगा, सर्विसेज सेक्टर कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी कह रही है कि इससे फैमिलीज मुतासिर होंगी, जाहिर है खानदान, कई खानदान बिल्कुल होंगी। तो कैसे उसको भारत सहेगा कुछ भी नहीं कर सकता। आप डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया जो कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहा है। बेसिकली ये सारा का सारा सिलसिला जो है इज रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ इस बात की हो रही है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये इंडिया को इतना हमने पाला है, हमें पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई हैं, ये सारा उनका कारकर्दगी है ना, कि इंडिया के साथ क्लोज होना, इंडिया को कॉर्ड में लेके आना, इंडिया को सपोर्ट करना अगेंस्ट चाइना, बिल्डअप करना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप तो उस खाते में स्ट्रेटजी बना ही नहीं रहा। वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका की स्ट्रेटजी बना रहा है। तो उसको तो नहीं फ़र्क पड़ता कि इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता, वो तो ऑलरेडी भूल चुका है क्वाड शार्ट को। वो उसकी तो पॉलिसी नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी जो कि डेमोक्रेट्स की रही है, जो पिछले प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिक। तो वो अब द प्रो इंडिया स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की है होम ग्रोन, होमलैंड स्ट्रैटेजी। उसके अंदर इंडिया फिट नहीं हो रहा बिकॉज इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कुछ बनना चाहता है, नोबेल प्राइज लेना चाहता है, इंडिया ने कोऑपरेशन नहीं की ना, किसी भी स्टेज पे नहीं तो की। इसलिए दे आर ही इज पनिशिंग इंडिया, और वो पनिशिंग इंडिया इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू ट्राइंग टू प्रेशराइज रशिया। ठीक है, चले वो जो चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा करने की पॉलिसी है वो तो खत्म हो गई। क्वाड से आपने बता दिया, पता चलता है कि उनके प्रायोरिटी नहीं है। सो आपने कहा कि इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अदालतों में तो चैलेंज हो सकता है। अदालतों में हर चीज़ चैलेंज हो सकती है। अभी तो बहुत से ऑर्डर्स हैं जो उनके पहले भी हैं जो कि चैलेंज हुए हैं, मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल गेट अवे विद इट। डोनाल्ड ट्रंप को रोकना इतना आसान नहीं है। रिपब्लिकन्स उसके पीछे हैं, और अभी तक वो स्टेज नहीं आई कि जहाँ कोई बगावत हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ या जुडिशरी में हो जाए, बिकॉज हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे जाती है। वहाँ रिपब्लिकन जजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने पैक किए हैं, वहाँ मेजॉरिटी जो है इज़ रिपब्लिकन्स। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, अगर आवाम खड़ी हो जाए, मेगा वाली जो इसके सपोर्टर्स हैं वो इसके खिलाफ हो जाएं, फिर एक नया डायमेंशन बन सकता है, मगर अभी वो सूरत हाल नहीं है। चालिका के बाद माइंड यू पॉपुलैरिटी गिर रही है। अभी जो सारे जो सर्वेज हो रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है।
ठीक। मगर कामयाबी नहीं हुई, इज फेल्ड इन एवरीथिंग इज ट्राइड टू डू। देखे ना, उसका जो सारा रशिया का एजेंडा था, चाइना का एजेंडा था, इंडिया का एजेंडा था, यूरोप का एजेंडा था, सब जगह पे फेल हो गया है। शी जिनपिंग से, चाइनीज प्रेसिडेंट से 2 घंटे उन्होंने बात तो की है, बट अब जो ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया के साथ इनकी आगे चलनी थी टैरिफ के मामले पे, इस तरह के ऐलानात के बाद नहीं, वो इंडिया तो चलाएगा उसको, बिकॉज देखिए ना, वो तो हर स्टेज पे हर किस्म की नेगोशिएशन में शामिल होगा, वो करेगा, बिकॉज एक इट्स अ कांस्टेंट बैटल। वो तो नेगोशिएशंस चलती रहेंगी और एक स्टेज आएगी कि फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगी, तो जो भी वो करेगा वो मानना पड़ेगा इंडिया को। ये मामला ख़त्म नहीं होगा, रीनेगोशिएशन नहीं होगी ऑन दीज टर्म्स जब तक द वॉर इन यूक्रेन कंटिन्यूज। और उसके इम्कानात अभी दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी एंग्री कि उसकी पॉलिसी, उसका ख्याल था रूस को मैंने सेट कर लिया है, अलास्का में जप्पी डाल ली है और सैंक्शन मैं रिमूव कर रहा हूँ, और उसका ख्याल, और थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के ये वो प्यूतिन जो है वो तो कॉन्कर करने, उसको पता है महीने के अंदर अंदर यूक्रेन फोर्सेस फारग हो जाएंगी, तो वो तो ले लेगा जो उसने टेरिटरी लेनी है, फिर क्या करेंगे। इसीलिए तो अब नेटो वाले सारे जल्दी भाग रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं कि वी शुड ट्राई एंड डिफेंड यूक्रेन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आर्ट ऑफ द डील इस मामले में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, ही इज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और इस तरह के कुछ ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। चले, ये है कॉन्सिक्वेंसेस, उलझन का ही शिकार रहेगी। इट्स नॉट गोना बी इजी। जब आपने ये जुमला कह दिया तो कल का मुकाबला भी याद आ गया जो होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर होम। अच्छा, वो ऐसे हमें अंदाजा हुआ कि एंडी पायक्रॉफ्ट तो कल होंगे, हमने ये नाम पढ़ा तो जाहिर है हमें पता चल गया। फिर जो प्री मैच एक टॉक होती है, कैप्टन की बात करता है, मीडिया से सवालों के जवाब देता है, वो भी कैंसिल हो गई। हमने नहीं सुना सलमान अली आगा साहब को। मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब वो वहाँ मौजूद है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, और ऐसे में खबर आती है कि अंडर प्रेशर टीम के लिए एक साइकियाट्रिस्ट कम मोटिवेशनल स्पीकर भी हायर कर लिया गया। अच्छा सिर साहब, ये पहले ही नहीं होते मोटिवेशनल स्पीकर या ये साइकियाट्रिस्ट जो होता है, तो टीम के साथ जी मैंने कोशिश की थी अपने दौर में रखने की, अच्छा, मगर क्रिकेटर्स ने पसंद नहीं की बात। हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है कि आप थेरेपी में जाएं। अच्छा। ये समझा जाता है कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि हमें अब साइकेट्रिस्ट, क्योंकि यहाँ जो जब बात होती है ना साइकेट्रिस्ट वगैरह, पागल हो गया फलाना, उनको साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट हो रही है। तो टीम्स के साथ मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बाहर ये कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का। अच्छा। यहाँ ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है पागल हो या नहीं पागल। अच्छा, बाकी टीम्स के साथ है साइकियाट्रिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर साथ जाते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर फर्क चीज़ है, और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंस्पिरेशन टॉक्स के लिए। मगर बात यह है जी कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनी ऑफ दीज पीपल आर फॉरेन क्वालिफाइड, ठीक, और अंग्रेज़ी उनकी ज़ुबान है। अच्छा। और हमारे जो बेचारे बच्चे हैं उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं है। अब उनको पंजाबी में ये और पश्तो में सिर्फ समझाना पड़ता है, और उनको आदत नहीं है समझने की। दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर वे। उनकी बैकग्राउंड, उनकी क्लास, उनकी लैक ऑफ तालीम, ये सब चीज़ें हैं। तो उनको साइकियाट्रिस्ट भी रातों रात उनको कुछ नहीं सिखा सकता। साइकियाट्रिस्ट मारी जा सकती है मोहसिन नकवी साहब की। मगर ये अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब और आके वहाँ पहुँच गए हैं। इस सूरत में चेयरमैन साहब को अच्छा है वहाँ हो, ताकि थोड़ी बहुत और कुछ तो पंप कर सके, समझा सके। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही अच्छा होता है। मेरी तो हमेशा कोशिश थी जब फॉरेन टूर होता था कि मैं पहुँचूँ, ड्रेसिंग रूम में जाऊँ, सुबह शाम चक्कर लगाऊँ, बच्चों को समझाऊँ, प्यार करूँ, मोटिवेट करूँ। कामयाब हो या ना हो तो अलग बात है। कुछ बात शायद समझ आ जाती है, कुछ नहीं आती। मगर बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको एक एज अ टीम स्पिरिट, ये नहीं कि इंडिविजुअली आप परफॉर्म करें, एक एज अ टीम यू हैव टू परफॉर्म। और अब देखें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, क्या उनको अब कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, लेट्स सी। हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर इस कदर ज़्यादा है। पंप तो मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, आप पायक्रॉफ्ट को डंप नहीं कर पाए। वो आप कर भी नहीं सकेंगे, वो आप कर नहीं सकेंगे। बात यह है कि आईसीसी इंडिया के हाथ में है अब। That's it. अच्छा सेठ साहब, एक टाइम पे जब बिग 3 का बहुत चर्चा था ना, तो उसका भी जाहिर है तोड़ तो निकला ही। इसका तोड़ फिर कैसे होगा? क्या उसी के तसल्लुत में रहेगी और हम हर बार यही कहेंगे कि हम लाचार हैं? बड़ी होमवर्क करना पड़ेगा। मगर एक बात मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी टीम कमज़ोर है और हार रही है तो फिर आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपको डिस्पेंस किया जा सकता है। इस वक्त आपकी टीम बॉटम पे है,
ये तो इंडिया पाकिस्तान के मैच तो इंडियन पाकिस्तानी आ जाते हैं, पागल हैं एक दूसरे को देखने के लिए, मगर इंटरनेशनल अरेना में अब पाकिस्तान की मैच की कोई वैल्यू नहीं रही, तो लोग इतना देखते नहीं हैं। वो पाकिस्तान है नहीं है ना, जैसे एक ज़माने में बांग्लादेश था, तो अब तो पाकिस्तान 8वीं टीम में से 7वां या 8वें नंबर पे है। तो इट्स जब तक आपकी टीम क्लिक नहीं करेगी, जीतेगी नहीं, स्टारडम नहीं होगी। आपके स्टार्स भी बैठ गए हैं, आपने देखा। मैच विनिंग प्लेयर किसे समझते हैं आप? है ही नहीं, कोई भी एक भी मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, सारे की कोई फॉर्म में है ही नहीं। जिसको आपने बड़ा साइम अयूब की बात करते थे, ही इज़ फेल्ड एज अ मैच विनर। सो मतलब है कि आई थिंक बदली बहुत हुई है टीम के अंदर, जो तब्दीलियाँ हुई हैं इतनी रैपिडली विदाउट कॉज, फिर सिफारिशें, आई थिंक दिस टू मच हैपनिंग देयर। अगर कोई टीम चेंज होने वाली है तो मोहसिन साहब को अपनी एडवाइजरी बोर्ड चेंज करना चाहिए, क्रिकेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक ही विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। इसके इशारे तो आपने देखिए चेयरमैन बेचारा क्या करे, चेयरमैन को तो यही एडवाइजर्स है ना, चेयरमैन इज नॉट एन एक्सपर्ट एंड कांट बी। जनरल्स आए हैं, जजेस आए हैं, दे वर नॉट एक्सपर्ट्स। जब मैं गया, आई वाज नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक। तो फॉरेन सेक्रेटरी था एक चेयरमैन, वो भी एक्सपर्ट नहीं था। तो how do you get to make the right decisions? Your team has to be good, the management team, जो आपको अच्छी एडवाइस दे। वहाँ इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप किसको लगाते हैं कहाँ, और अगर वहाँ सिफारिशें हो जाएं या आपकी प्रेफरेंसेस, ज़ाती प्रेफरेंसेस हो जाएं, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक आई डोंट ब्लेम मोहसिन नकवी, आई ब्लेम द टीम दैट ही हैज़, द मैनेजमेंट टीम, दे आर नॉट अप टू द मार्क। आई एम सॉरी टू से दिस, बड़े अच्छे लोग हैं, मगर दे आर नॉट गिविंग हिम द राइट एडवाइस ऑन ऑल दीज इश्यूज। राइट स्किल सेट नहीं है वो, ज़ाहिर अगर आप प्रायोरिटी देंगे ना कि आपने देखना है कि आपने वो टीम रखनी है जो आपको सजेस्ट करी है, या वो जो वहाँ मैदान में है वो उसको जीतना चाहिए। सिर्फ साहब, कल के दिन जो इशू दोबारा हाईलाइट होगा वो हैंडशेक का होगा। आज जब नहीं, वो ख़त्म होगी बात, कल ये इशू नहीं बनेगा। नहीं, अब तो ये है ना कि क्या तैयारी की है पीसीबी ने। एक ये कि जी क्या हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। अगर तो वो कहते हैं कि नहीं हैंडशेक करना, तो ख़त्म होगी बात। अगर वो कहते हैं हैंडशेक करना है, ठीक है, वी डोंट माइंड हैंडशेक। अच्छा, सपोज वो आते हैं और इशू नहीं है, तो फिर क्या ये करना चाहेंगे या ये इस दफ़ा कहेंगे हमने नहीं करना। एक ये इशू, इसके ऊपर कुछ पहले से तैयारी होनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ टॉस के ऊपर क्या होगा, ठीक, और रिगार्डिंग हैंडशेक, रिगार्डिंग स्माइल्स, रिगार्डिंग ऑल दिस। सेकेंड ये है कि मैच के बाद आप वो अगर आप जीतते हैं तो आपने पहले कुछ कहना है। जब आप कुछ पहले कहेंगे तो उसका रिस्पांस वो बाद में करेंगे, वो तो बॉयकॉट नहीं करेंगे। अगर आप हारते हैं तो वो आके फिर कुछ कह देंगे, और अगर जब वो कुछ कहेंगे तो आपने फिर क्या कहना है। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो कुछ नहीं कहते तो आप फिर भी ये मौका ढूंढ के पिछला बदला लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले सोच के प्लानिंग करके उसके तहत ही होना चाहिए। दे शुड गो देयर रेडी टू बी फेस्ड, बिकॉज ये एन मुमकिन है कि इंडिया और कोई ना कोई गेम ना खेले आपको शर्मिंदा करने के लिए। सो ये पॉइंट्स अभी सेठी साहब ने बता दिए हैं बिफोर हैंड, तो अभी भी टाइम है। कल के मैच से पहले इन्हीं निकात के ऊपर अगर तैयारी कर ली बेहतर होगा। माजी जैसी सूरत हाल डेवलप नहीं होगी, सेठी साहब को दोबारा पीसीबी नहीं बुलाना पड़ेगा। नहीं बेचारे, आई फील सैड बिकॉज कोशिश तो पूरी ठीक थी इनकी, मगर अनफॉर्चुनेटली तैयारी नहीं थी। हाँ, लेकिन जो पते की बात सेठी साहब ने बताई, जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, हो सकता है एशिया कप के बाद उन्हीं जगहों पर जाना पड़े और वहाँ ही छांटी करनी पड़े। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब सेठ साहब आपकी इजाज़त से कुछ सवालात शामिल कर लें। सवालात तो ठीक है, वो जो, मगर एक आध और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो सेनेटर साहब इरफान सिद्दीकी साहब ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान दिया है। उसकी तरफ नहीं जाना थोड़ी देर के लिए। वो कह रहे हैं कि जी अगले माह या उससे अगले माह पीटीआई रिज़ाइन कर देगी पार्लियामेंट से, कुछ जजेस जो हैं वो भी साथ साथ मिलके वो भी रिज़ाइन कर देंगे, कोई बाहमी मफाद आता है। तो ये क्या है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस पर कुछ गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कुछ अरसे तक, तो हम भी कुछ अरसे तक इसको डिस्कस ना कर लें, क्या ख्याल है? तुम्हारा मतलब है कि अगले हफ्ते डिस्कस करें? अगले हफ्ते कर लें इसको डिस्कस, या आप चाहते हैं कि असल में इसकी बुनियाद जो है वो कुछ इशारे हैं, उन इशारों में कुछ जजेस का सुप्रीम कोर्ट जाना और कुछ वकला के खिलाफ मुकदमे का होना। आगे नहीं ज़्यादा बात करते।
फिर आपके सवाल ले लेते हैं। ये सिद्दीकी साहब, ये कोई तज्जिया नहीं है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये शायद हो, क्योंकि उन्होंने पिकअप कर लिए होंगे अच्छा कि जी ये शायद प्लानिंग हो रही है पीटीआई के अंदर और उधर जजेस में और आपस में। ये ऐਵੇਂ नहीं उन्होंने कोई तज्जिया कर दिया। ही इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। उनके पास कोई चिड़िया विड़िया नहीं है, वो तो सिर्फ रिपोर्टें पढ़ते हैं। ही इज़ क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपोर्ट्स जाती है प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा अब तैयारी हो, अगर ऐसी बात है तो तैयारी हो रही होगी, गवर्नमेंट तैयारी करेंगे इसको काउंटर करने के लिए। तो चलो फिर अब छोड़ दो, अगली दफ़ा बात करेंगे। हाँ, लेकिन खबर तो आप ही की चिड़िया ने पहले ही दे दी थी कि पीटीआई तो पार्लियामेंट से भी मुस्ताफी हो सकती है। इरफान सिद्दीकी साहब तो अब आए हैं कई हफ्तों बाद उस बुनियाद तो पर। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मेरा एनालिसिस था। आपका एनालिसिस था। तो ये तो एंड पे ये कह रहे हैं कि एक और बड़ी नाकामी, यानी अगर ऐसी कोई तहरीक चलती भी है। हाँ, तो देखे ना, ऑब्वियसली उसको नाकाम तो करना है ना। आपकी बार जो तहरीक चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई नामवर वकला होंगे, इसमें जजेस होंगे, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी होंगे, इवन जर्नलिस्ट भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। अभी बातें हो रही है ना, अब इसके ऊपर ज़्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। नहीं तो वो आप कहेंगे हम पहले से ही शुरू हो गए हैं। लेट्स वेट फॉर सम एक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि सेठी साहब ने इस सारे एनालिसिस में अभी तक जो बात की एक एक लफ्ज़ को, और फिर इरफान सिद्दीकी साहब के ट्वीट के एक एक लफ्ज़ को उसको और इग्नोर नहीं किया इख्तिताम जा को, सकता। वी हैव टू कमेंट ऑन इट। गौर से पढ़ें। हाँ ठीक है, तो अब आप कमेंट करेंगे कादिर के सवाल पे। आपके सारे तज्जिए, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस, जो कुछ आप बोल लेते हो, या तो पहले से हुआ होता है या फिर साबित हो जाता है। मुस्तकबिल में आप प्रेडिक्शंस करते हो, अक्सर 90% सही निकल आ जाते हैं। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप तो सीएम भी रह चुके हो, पंजाब के मुस्लिम लीग के साथ भी आपकी बहुत ही प्रेडिक्शन रही है, सब लोग आपको जानती भी है, इंटरनेशनल फिगर हो। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारी हुकूमत है, ये आपसे हर फील्ड के मशवरे आपसे क्यों नहीं लेते हैं? आपको एडवाइजर क्यों नहीं रखते? कम से कम हुकूमत में आपको एडवाइजर होना चाहिए और इन लोगों को आपसे पूछना चाहिए कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए, सारे मंसूबों में आपको शामिल किया जाए। उफ यार, ये सवाल है कोई? प्लीज़, ये ऐसे लगता है कि मैंने चलवाया है ये सवाल। नहीं है, जो समझने वाले हैं वो तो फिर आपके हर एनालिसिस को शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो मुहिब्बे वतन लोग हैं या जो आपसे प्यार करने वाले लोग हैं या जो समझते हैं कि मुल्क को आपकी ज़रूरत है, जब वो इस तरह के सवाल करते हैं, मेरा ख्याल है आपको उन्हें निगलेक्ट नहीं मेरा करना ख्याल है चाहिए। आपको ऐसे सवाल नहीं चलाने चाहिए, इनको फ़ोन करके शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। मगर वो लोग पता क्या कहेंगे ये सिटी अपनी डिमांड क्रिएट कर रहा है। ये डॉक्टर कादिर साहब आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, आपके दर्द दिल का। लेट्स मूव ऑन। हाँ ओके, मूव ऑन करते हैं जी, दुबई चलते हैं, मूव ऑन करते, जहाँ मैच भी कल होने जा रहा है और वहाँ से जावेद इकबाल साहब ये सवाल भेज रहे हैं सेठी साहब के लिए। उफ यार, ये फिर खतरनाक सवाल आया है। ये अलग है। ये जो पाक सोरिया का जो एग्रीमेंट जो हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या इसकी वजह से ये जो बहुत टाइम हो गया है, बहुत अरसा हो गया है, वीज़े वगैरह बंद रहे हैं गल्फ में, क्या ये भी खुलेंगे के चांस हैं या इसका कोई ताल्लुक नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है। मुख्तसर जवाब यही है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी तवक्को ना रखें और कि ये डिफेंस पैक्ट जो है ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या इनकलाब आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी मुश्किलात हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इसको खुफिया रखा जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को कहा कि वी डोंट ट्रस्ट यू फुली, और मेरा ख्याल है कुछ पाकिस्तानी एडवाइज़र्स चले जाएंगे देखने के लिए कि इनको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन भी सऊदीज़ को मिलती रहे, और ताकि ये टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन बेसिस एंड सपोर्ट ना हो। और पहली बात। दूसरी बात ये है कि आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छी फैसिलिटीज़, सऊदीज़ कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सऊदीज़ कुछ थोड़े बहुत तेल दे देंगे, सऊदीज़ कुछ डिपॉजिट्स कर देंगे ताकि तब पाकिस्तान तकड़ा रहे। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तवक्को करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सेठ साहब, ये जो वीज़ा एक अरसे से बंद है, उनके खुलने कितने चांस? हाँ, ये सवाल है। देखिए, इस वक्त वीज़ा ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, सऊदी अरेबिया ने भी रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, यूएई ने रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चाहिए कि ये फ़ायदा उठाएं इस एग्रीमेंट का या पैक्ट का, और सऊदी से कुछ रिलैक्सेशन अपने वर्कर्स के लिए ओपनिंग करवाएं। सिमिलरली विद यूएई, आई थिंक ये अच्छा मौका है। एंड स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। बाकी ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं इन जगह पे, उनको भी थोड़ी बहुत अब हिदायत होनी चाहिए टू नॉट टू मिसबिहेव, टू वर्क हार्ड, और इन हुकूमतों के जो कानून हैं उनको फॉलो करें। बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, करना चाहिए, और मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत होगी। गल्फ़ के बहुत से कंट्रीज़ ने वीज़ास बंद कर रखे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी हुकूमत उन वीज़ा की बहाली करे। ये है जी आपके सवाल का जवाब, और हम बाकी सवाल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो पूरी दुनिया में उठ रहा है वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ मुजाहिरों का है। अशर इकबाल लाहौर से इसी बाबत एक सवाल कर रहे हैं। जो यूरोपियन कंट्री में इमिग्रेंट के खिलाफ शुरू हो गए हंगामे। हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं और जॉब की तलाश में भी हैं और यहाँ से जाने वाले भी हैं। इनका फ्यूचर क्या है, इसको ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा लोगों को कि अब जो बच्चे अब पाकिस्तान से यूके या जर्मनी जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कौन से ऐसा मुल्क है जहाँ पे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आजकल। जी हाँ, बिल्कुल टाइमली सवाल है, क्योंकि अब फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में भी राइट विंग मूवमेंट्स शुरू हो गई हैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। और जैसे अमेरिका के अंदर ज़्यादा इमिग्रेशन जो है वो इंडियंस की है एट अ पर्टिकुलर लेवल, वो टारगेट हो रहे हैं इन वन वे और अनदर। ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस हो रहे हैं टारगेट, कनाडा में इंडियंस हो रहे हैं। पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है इन जगह पे। पाकिस्तान का ज़्यादा जो फोकस है दैट इज़ इन द मिडल ईस्ट एंड इन दीज कंट्रीज़। तो मेरा ख्याल है टाइट तो होगा, ये सारी जगह पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्योंकि राइट इस वक्त दंदना रही है और उसका एजेंडा जो है वो वाइट सुप्रेमेसिस्ट एंटी इमिग्रेशन है। सो आई थिंक तवक्को आप करें कि कानून टाइट होंगे, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और इतनी आसानी के साथ आना जाना नहीं होगा। दिस इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। ये एक राइट विंग वेव चल रही है वेस्ट के अंदर। जैसे आप ये शुरू हुई थी कि जब यूके ने ब्रेक्सिट छोड़ी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक्सिट, सारा यूरोप का एजेंडा ही ब्रेक्सिट का था और इन्होंने ब्रेक्सिट छोड़ दी। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने ईस्ट यूरोपियंस और बाकी यूरोपियंस को आउट कर दिया यूके वालों ने। सो आई थिंक अब यू शुड एक्सपेक्ट कि जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं स्पेशली इन यूके एंड टर्क्स एंड अदर अरब कंट्रीज़ के जो हैं यूरोप के अंदर, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी और हमें इसकी तवक्को करनी चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इमिग्रेंट्स नीड टू बी ऑन गुड बिहेवियर और उनके जो सिस्टम्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसको डिसरप्ट ना करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ इस वक्त सिचुएशन इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसे कौन से मुल्क हैं जहाँ उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहें? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ तो कनाडा में भी थी, वहाँ भी काफ़ी मिसयूज़ हुई हैं वो फैसिलिटीज़। यूरोप में भी मिसयूज़ हुई हैं, यूके में भी मिसयूज़ हुई हैं। हमारे लोगों ने मिसयूज़ तो किया है ना, इसलिए तो अब कहाँ जा सकते हैं? यही ग्रोथ इकोनॉमीज़ थी ना जहाँ लेबर शॉर्टेजेस थी। तो इसलिए आई कांट से कुछ लोग जापान की तरफ रुख करना चाह रहे हैं, कुछ लोग चाइना की तरफ भी रुख करना चाह रहे हैं, मगर चाइना में तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर होंगी, स्पेशली चाइना में जाके वहाँ से एक्सपोर्ट करना टू पाकिस्तान और टू अमेरिका और टू एल्सवेयर, वो अपॉर्चुनिटी ज़रूर होंगी। मगर वर्क करना, कारोबार करना अलग बात है, नौकरी करना अलग बात है। तो आई डोंट थिंक ये फार ईस्ट जो है वहाँ नौकरी करना मुश्किल है, वहाँ का कल्चर वोंट अलाउ इट। ये कॉलोनियल जो मुल्क थे उनका ताल्लुक़ था हमारे साथ, इसीलिए हमारे लोग वहीं जाते थे, या मज़हब अफिलिएशन या कॉलोनियल अफिलिएशन। मगर दिन ब दिन दिस विंडो नैरो होती जा रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जितनी ये नैरो होती जा रही है उतनी हमें सख्त ज़रूरत है ऑफ एक्सपोर्टिंग आवर मैन पावर एंड गेटिंग रेमिटेंसेस टू कीप आवर इकोनॉमी अफ्लोट। सो ये अब एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वी हैव टू वेट एंड सी कि हमारी हुकूमतें कैसे नेगोशिएट करती हैं विद फॉरेन गवर्नमेंट्स कि हमारे लोगों को तकलीफ़ ना हो। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल होगा तो तभी ना, कि वो इन चीज़ों की तरफ तो बहुत बाद में आएंगे, उससे पहले उनकी प्रायोरिटीज़ और हैं। और भी बहुत से सवाल हैं जिनमें से एक ने एक सना है एबटाबाद से, वो तो IR की स्टूडेंट हैं, वो चाहती हैं कि हम सोर्सेज ऐसे बताएं जिनको फॉलो करें। तो आप अपने एक प्रोग्राम में वो सोर्सेज भी बता चुके हैं कि वो अपने इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए, एनालिसिस बेहतर बनाने के लिए किन किन सोर्सेज को फॉलो करें। इसके अलावा एक व्यूवर उन्होंने ये कहा कि आपके व्यूवर्स की चिड़िया भी बड़ी अंदर की खबरें लाना शुरू हो गई है। आपके व्यूअर्स जो हैं वो भी अब प्रेडिक्ट करना शुरू हो गए हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसके अलावा आतिफ अली वाकेंट से, जमील खानज़ादा कराची से, शाफई गवादर से, शाहिद सऊदी अरब से, एक
और शाहिद साहब हैं अजमान से, अब्दुल कादिर कराची से, आसिम मोहम्मद मेमन ओमान से, यहाँ के वीज़ाज़ भी आजकल प्रॉब्लम का शिकार हैं, डॉक्टर नोमान फैसलाबाद से, मोहम्मद अंसर राहील मियांवाली से, नईम महमूद कुरैशी बाकेंड से, करना चाहिए शहजाद सुहेल मदीना से। असल में लोग एफर्ट करके वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल बहुत जानदार होते हैं, उनमें बहुत जूस होता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम उनको हिस्सा नहीं बना पाते। तो आपके नाम ज़रूर हम शामिल करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम रिगार्ड करते हैं आपके भेजे गए सवालों का और आपने जो वक्त हमें दिया उसका। मज़ीद सवाल अगर आप जानना चाहें तो उसके सामने इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू।